हमारे वो डायरेक्टली केवल इंडियन पॉलिटी के नहीं आते हैं, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स कि करंट पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है। अगर कोई नया संविधान संशोधन आया है तो उसे देखना होता है, ठीक है। तो अभी 106वां संविधान संशोधन आ तो चुका है लेकिन लागू नहीं हो पाया है क्योंकि उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। जनगणना के आधार पर ही 1/3 सीट जो है, 1/3 जो सीट है वो महिलाओं को आरक्षित की जाएगी। कहाँ पर? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा और हाँ विधानसभा, राज्यसभा नहीं बोल देना, ठीक है। ये कौन से एनसीईआरटी में क्या कह रहे? हाँ क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ी है। 2 किताबें हैं उसमें। एक किताब है भारतीय संविधान के दर्शन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। निम्नलिखित में से आप काफी आगे चले गए। कौन से उसमें है? किस चैप्टर में? किस चैप्टर में आपने देखा क्वेश्चन? अच्छा शुरुआत नहीं है। जब इस पार्ट पर आएंगे, संविधान के संशोधन में आएंगे तो इसे पार्ट कवर करेंगे, परेशान ना होंगे। संविधान के संशोधन से अगर क्वेश्चन है तो अगर आपको जो आर्टिकल 368 है, अगर अनुच्छेद 368 है, अगर वो ठीक से पता नहीं रहेगा तो फिर नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं। अभी आसान सा क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊँ मैं? मतदाता संविधान के संशोधन में देखिए क्वेश्चन दिखाइए और उसकी बात के लिखा प्रक्रिया में कैसे शामिल होते हैं। अच्छा ये आपकी समस्या ये है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में तो संसद भूमिका निभाती है, तो इसमें मतदाता क्यों लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, नहीं राष्ट्रपति संसद का भाग होता है इसलिए लिखा है। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये बताइए अभी आर्टिकल 368 किया नहीं है आपने, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, समझी नहीं है, कैसे करवा दे इसे? हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। असल में जो भी संवैधानिक संशोधन है वो आ कहाँ से रहे हैं? वो नहीं, ये तो बात सही है कि लोकसभा राज्यसभा में बिल आते हैं वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो हो क्यों रहे हैं? क्योंकि मतदाताओं की अपील रही होगी। मेरी बात सुनाई? कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान जो कि लोगों को पसंद ना आ रहा हो या लोगों की भावनाओं के खिलाफ हो या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हो। मेरी बात सुनाई? हो सकता है कभी संविधान के लिखने में कोई शब्द ऐसा आ गया हो जिसकी वजह से लोकतांत्रिक भावनाएं किसी न किसी तरह से आहत हो रही हो या सीमित हो रही हो, तो वहां पर उस तरह की चीजें, या जो मूल्य मेन है, कौन से मूल्य जो प्रस्तावना में लिखे हुए हैं या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यानी कि उद्देश्य प्रस्ताविका में थे, अगर कभी उद्देश्य प्रस्ताविका के लिखे हुए मूल्य, दोबारा सुन लीजिए, अगर कभी उद्देश्य प्रस्ताविका में लिखे हुए मूल्य अगर किसी भी तरह से संविधान के लिखे हुए अनुच्छेदों से विरोधाभास उत्पन्न कर रहे होते हैं, तो ऐसे में मतदाता अपनी अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद संसद जो है वो संशोधन कर सकती है सीधे तौर पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी कि नहीं ये प्रावधान बदलिए, तो उस हिसाब से मतदाता रखा होगा। ठीक है, हाँ ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन। मेन आंसर क्या होगा उसमें? देखो उसमें क्या है ना, उसमें नीचे एक और क्वेश्चन इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में वे कैसे शामिल होते हैं, है ना, तो इसीलिए लिखा हुआ है ताकि ये समझो कि असल में जो शक्तियां आ रही हैं संसद के पास वो किसके द्वारा दी गई हैं? जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। ठीक है, चलो।
हाँ, ये प्रश्न अगर ऐसा है सामने तो मान सकता हूँ, वैसा कंफ्यूजन हो सकता है। निश्चित रूप से आप लोग काफी पढ़कर आए होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है। कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोग? नहीं सर, ये 11 बैठकें और 3 वाचन, इन दोनों में अंतर क्या है? 11 बैठकें और 3 वाचन। 3 वाचन। देखो, वाचन क्या हुआ कि एक बार जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद वाचन हो रहा है उस पर कि क्या क्या अमेंडमेंट, क्या क्या संशोधन होगा, है ना, डिस्कशन हो रहा है उसमें। बैठक सब मिलाकर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह सब मिलाकर बैठक, मेरी बात सुन रहे? और उसे 11 बैठक कहना सही नहीं है, 11 सत्र है। क्या मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक परेशानी है, सुभाष चंद्र कश्यप में बैठक जो है वो शुरुआत से माना है, कब से? 13 दिसंबर से। लक्ष्मीकांत में 9 दिसंबर की जो पहली बैठक है उसी को सत्र मान लिया। अब ये एक कंफ्यूजन रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लक्ष्मीकांत की किताब में जो लिखा हुआ वो आप सही मानेंगे। क्या सही मानेंगे? 9 दिसंबर वाली बात, ठीक है। पहले सत्र के अंतर्गत पास जरूर हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेकिन पहले सत्र के अंतर्गत ही वो बैठक आती है 9 दिसंबर वाली। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ जो मैंने बोला? और कुछ बताइए, और कोई कंफ्यूजन और कुछ है ऐसा? इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया था। हाँ ठीक है, भेजिए तो लाइए, लेकिन 5 मिनट का टाइम उसे खत्म कर दीजिए। प्लस शुरुआत की एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन लाइए, बहुत अभी डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चन हम पहले कर लें तो वो बेवकूफ़ी हो जाएगी। मेरी बात सुन रहे? चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ पूछे किसी को? हाँ, अपने उस दिन कुछ फैक्ट लिख रहे थे ना, पहले वो सब कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा कोर्स रहेगा, जल्दी जल्दी करना है थोड़ा सा, ठीक है? बताइए इनसे पूछे, क्या पूछना बताइए, पूछो तो। किसका वाचन और उसमें अंतर क्या है? वाचन यानी डिस्कशन, वाचन यानी कि एक बार ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जो BN राव ने पहला बनाया था, मसौदा समिति पहला, और उसके बाद उस पर डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ, इसमें कौन से प्रावधान होने चाहिए, कौन से हटने चाहिए, अगर कोई प्रावधान लाना है जिसका फलाना उद्देश्य है तो वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या उसके सपोर्ट में कोई और प्रावधान भी होना चाहिए, या उस चीज को सीमित करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र का आपका जो अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या उस पर किसी तरह की लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए, है ना? इसके बारे में हमने थोड़ी बात की थी। तो ये कैसे निकलेगा, हमें कब पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी एक सीमा तक ही देनी है, उस सीमा के इधर नहीं देनी? मेरी बात सुन रहे? हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेशन, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी, है ना, एक सीमा तक ही देनी है? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बन के घूमेंगे, बताया था एक दिन मैंने इस बारे में बात की थी। तो सीमाएं निर्धारित हुई ना, अधिकारों में सीमाएं निर्धारित हुई, बहुत सारी जगहों पर सीमाएं निर्धारित हुई, ठीक है। जैसे आपने रिलीजियस लॉज के बारे में सुना होगा, पर्सनल लॉ, है ना, तो रिलीजियस लॉ की तो सीमाएं निर्धारित हुई कि रिलीजियस लॉ ऐसा नहीं बना देना है। अब लेट अस सपोज कि आज के टाइम पे सती प्रथा चल रहा होगा, आप बोलते हैं हमारे रिलीजन की चीज़ें, हमारे धर्म की चीज़ें, हम उससे छेड़छाड़ जरा सा ही मंजूर नहीं करें, चले थे? हाँ, क्यों सती प्रथा चलाए थे, सता प्रथा चलाते, औरतें मेरे को पुरुषों को भी झोंक दो उसमें, सता प्रथा अच्छा नहीं लग रहा है? इससे तो बहुत हंसी आ रही है सर, खुश हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि संविधान में बहुत सी चीज़ें डिस्कशन करके निकली, ठीक है। बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, रिलीजियस लॉज के बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन फिर भी आप अपना धर्म पालन करते करते दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते, दूसरे के इंडिविजुअल राइट्स, दूसरे के जो पर्सनल अधिकार, दूसरे के जो निजी अधिकार है उस पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई समस्या नहीं है ना? तो ये सब चीज़ें कैसे निकली? डिस्कशन से निकल के आई कि रिलीजियस राइट्स तो है लोगों के पास, लेकिन आपने वो सुना होगा कि 4 साल 5 साल पहले भी कई सारी चीज़ें सुनी होगी। आपने सुना होगा सबरीमाला टेम्पल में पहले औरतों को जाना अलाउड नहीं था, उसमें जाने दिया। आपने ट्रिपल तलाक सुना होगा, ठीक है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं जो भारतीय समाज का हिस्सा है उसे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हटाया जा रहा है ना। पहले उस समय उस पर शायद इतना डिस्कशन नहीं हो पाया, है ना, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था अनुच्छेदों में,
अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है, संविधान में लिखी हुई बातों को समझाता है ना, सोल इंटरप्रेटर है। संविधान में क्या लिखा हुआ है, या अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय को पढ़ेंगे और उसके अनुसार समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को कैसे समझता है। क्या मेरी बात सुन रही? अभी हम उसके बारे में और भी बात करेंगे, परेशान मत होइए। जब हम बात थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट पर आएंगे तो ये सब बात करेंगे, इसके परेशान मत होइए। चलिए अभी आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी थी आपने, सबसे अंतिम क्या लिखा था आपने? आगे कुछ तीनों वाचन वाली बात लिखी थी कि प्रथम द्वितीय तृतीय का विरोध। ठीक है। हमने क्या लिख लिया था? 3 वाचन हुए है ना, और तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ है ये भी लिख लिया था। देखिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, मैं पूरी प्रस्तावना ही लिखा रहा हूँ, मैं डॉट डॉट लिखा दूंगा, है ना। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा हम भारत के लोग, डॉट 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 करके लास्ट में लिखेगा अंतिम में अंगीकृत कॉमा अधिनियमित और आत्मर्पित, अंगीकृत कॉमा अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, और इसमें डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। जहां आपने डॉट डॉट छोड़ा है ना, थोड़ा सा उसमें लिख सकते हैं, डेट फिक्स कर सकते हैं, लिखिएगा बीच में 26 नवंबर 1949। तो बेसिकली 26 नवंबर 1949 की वो डेट है जब इसे अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, है ना। आपको याद रखना है लागू कब से हुआ है? लागू 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950। कितनी बार बताऊंगा? दिसंबर के बाद जनवरी है ना, तो अगला आ जाएगा साल। और अपना कब से लिया गया है? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा शायद, है ना, पता है? लिखो भाई साइड में क्या है संविधान दिवस की डेट? 26 नवंबर, क्योंकि उस दिन ही संविधान बनके कंप्लीट हो गए, है ना। संविधान पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया 26 नवंबर को। और जिस दिन संविधान बनकर कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रावधान जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक प्रावधान है ना, जैसे जीने का अधिकार, जैसे नागरिकता का अधिकार, नागरिकता, ये सब उसी डेट से लागू हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया है, और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। लागू होना मतलब फोर्स है, अब लागू में, अब प्रवर्तित हो गया। एक वर्ड यूज होता है हिंदी में प्रवर्तन, है ना, कब प्रवर्तन हुआ, नोट कर दिए, बहुत है ना, फंस जाता है सब वर्ड्स हिंदी में, नोट कर दिए प्रवर्तन। मुझे याद है 2014-15 में IAS के एग्जाम में ये सीधे लिखा था कि कब लागू हुआ, ये लिखा था प्रवर्तन कब हुआ, अब फंस जाओगे इसी में, ठीक है। कि हमने तो लागू हुआ पड़ा था, और किस दिन अपनाया गया प्रवर्तन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो लिख लेना प्रवर्तन कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि 26 जनवरी 1950 को ही सारे प्रावधान लागू हुए। जिस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया है 26 नवंबर 1949 को, उस दिन भी कुछ प्रावधान लागू हो गए हैं, जैसे एकल नागरिकता, ठीक है, कहीं नोट कर लो। जिस दिन बनकर तैयार हुआ है उस दिन भी कुछ प्रावधान लागू हुए, जैसे एकल नागरिकता, जीवन का अधिकार, और कुछ अन्य स्पेशल प्रावधान, कुछ अन्य प्रांतीय विशेष प्रावधान। ठीक है, चलो।
कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अब मैंने तुम्हें ये चीज बता दी है कि ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि 26 बहुत बार कहानी बता चुका हूँ कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोला था कि अगले 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। याद रखना, क्या मेरी बात नहीं? इसीलिए उस डे को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को लागू किया। क्या मेरी बात क्लियर? एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बताया था कि भाई बहुत सारे ऑफिस बियरर्स होते हैं, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बहुत सारी क्रांति विधान परिषद में लोग बैठे हुए, उन्हें भी तो समझाना पड़ेगा ना, उन्हें संविधान के प्रति भेजनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा कि अब अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, अस्पृश्यता खत्म हो गई है, ठीक है, छुआछूत नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? बहुत सारी चीजें इस तरह की, बहुत सारी चीजें जो सामाजिक बुराई को समझाना पड़ेगा कि संवैधानिक तौर पर अभी सब गलत है, ठीक है, हमारा संविधान सबके खिलाफ लिखा गया, तो उसमें कुछ समय लगना था। क्या नेता, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या IAS IPS ऑफिसर, क्या एग्जीक्यूटिव अधिकारी, क्या इस समाज का भाग नहीं है कि नहीं है? है ना? यानी कि समाज की बुराइयां उनमें होंगी, कुछ नहीं कि नहीं होंगी, सुनते ही होंगे तुम लोग उससे नेताओं के मुंह से, पता नहीं क्या क्या, और बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों के मुंह से भी उल्टा सीधा करके सुन लेते हो। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? कैसा नहीं बोलना चाहिए था भाई? समाज से लगातार आप कुछ ना कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरी बात सुन रही? कुछ सामाजिक मूल्य आपके अंदर अपने समाज की जात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो 2 महीने का टाइम क्यों लिया गया? उन्हें भी समझाने के लिए एक तरह से कि अब ये संविधान है और ये चीजें हैं, इसमें आपको भी इसी के अनुसार एक्ट करना है, इसी की तरह बिहेव करना है ना? ठीक है, नोट करना स्टार्ट करिए। लिखिएगा एक पॉइंट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक ज्यादा पूछा जाता है। लिखिएगा 1946 में हुए प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे। अविभाजित बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे। इस क्षेत्र के पाकिस्तान में बदले जाने के बाद अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से पुणे, ठीक है, पुणे सीट से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया, जो कि M.R. जयकर, लिख दो मेरा, जो कि M.R. जयकर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जल्दी समझते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ये तो याद है। इसके आधार पर बनना था संविधान सभा के लिए क्रांति विधान परिषदों से लोग चुने जा रहे थे। और कहां से चुनकर आए अम्बेडकर जी? पहले आए बंगाल से, लेकिन 1947 के बाद बंगाल विभाजन हो गया ना, पूर्वी पाकिस्तान बन गया बंगाल का एक भाग। अरे बोलो, है ना? ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है, उससे भारत के संविधान सभा के उस सदस्य कैसे रह सकते हैं? मेरी बात सुन रही? तो उनकी सीट ऑटोमेटिकली निरस्त हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उन्हें दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाए जाने के लिए M.R. जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के कहने पर। इस तरह से
दोबारा से आए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो इसके बाद देखते हैं। अच्छा हाँ, एक बात हमने आपकी बात इस बारे में बात भी की थी कि वो कौन सा पहला अधिकार, वो कौन सा ऐसा प्रावधान था जो काफी हद तक या सर्वसम्मति से लगभग पास हो गया और ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। बताया इस बारे में सर एकड़ व्यस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार और मताधिकार, वयस्क भी बोलना नहीं है, सार्वभौमिक बोलना है। वयस्क तो आज की डेट में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने संविधान में संशोधन करके वयस्क मताधिकार लाया। मेरी बात समझ? पहले ये था कि 18 ईयर्स एज होगी ना वयस्क होने की, है ना। पहले क्या है, वोटिंग एज कितनी थी? 21 ईयर्स, 21 साल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सार्वभौमिक जो मताधिकार है 21 साल से ऊपर के लोगों के लिए यह डिमांड हो रही थी। सबसे पहले डिमांड यही मांगी गई थी क्योंकि आज़ादी का मतलब ही क्या है अगर सबके पास मताधिकार ना हो। इसीलिए हम लड़ाई कर रहे थे कि हमारी सरकार चुनी जानी है, हमें अपने आप से हमें अगर हमारे रूलर्स अगर चाहिए, अगर हमारे ऊपर जो शासन कर रहे लोग हैं वो चाहिए, तो हमारे में से कोई होना चाहिए। इसी बात की लड़ाई थी पूरी। तो इसीलिए सार्वभौमिक मताधिकार दिया। केवल उसके खिलाफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय, उन्होंने बोला था कि 15 साल की एज में मताधिकार दे देने चाहिए क्योंकि लोग उस समय थोड़े बहुत मैच्योर हो चुके होंगे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी ने क्या किया, उनका जो भी प्रस्ताव था उसे खारिज करवाया और 21 साल का एज रहा, है ना, सार्वभौमिक मताधिकार का। तो इस बात को नोट करिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा था कि कौन सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। लिखो सार्वभौमिक मताधिकार। की चर्चा के समय मौलाना आज़ाद ने 15 वर्ष की आयु की बात रखी। आपको बस ये स्टोरी याद होनी चाहिए कि हुआ क्या। 15 वर्ष की आयु की बात रखी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पटेल, सरदार पटेल ने मताधिकार की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष रखने की वकालत की। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मैं वो पार्ट होगा ना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, ये एकदम क्लियर हो गया। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि 1935 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट था, उसमें उस अधिनियम में ये था कि ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ बनाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, हालांकि उसे अपनाया नहीं गया था। मैंने आपको बताया था गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। उंगली दिखा कर समझ जाओ, याद है कौन से कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। और उसमें से कितने में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया? कितने? कौन से वाले में? पहले, दूसरे और तीसरे? और कांग्रेस की ओर से, हाँ वेरी गुड, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, इस बात को इस तरह आगे कहीं नोट करना, ये भी इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार उठा है, इसलिए अलग से नोट कर लो। हालांकि अगर याद है तो कोई बात नहीं, याद है? चलो ठीक है। अब एक और बात है, महात्मा गांधी क्या राय थी? महात्मा गांधी क्या बताया था? महात्मा गांधी राष्ट्रवादी कम और वो समाज सेवक का रूप ज्यादा है उनका। राष्ट्रवादी कम का मतलब कम राष्ट्रवादी नहीं है,
मतलब अगर उनके पूरे फीचर्स की बात करें, है ना, तो हमें देखते हैं कि राष्ट्रवाद से ज्यादा वो समाज सुधार पर यकीन रखते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए उन्हें यह लगता था कि कहीं कांग्रेस जो है इतना बड़ा मूवमेंट चलाई है, करीब उस समय 1800 जोड़ लीजिए, है ना, 50 से 15 65 साल तक की पुरानी पार्टी है लगभग, कहीं ऐसा ना हो जाए अपने पुराने 65 वर्षों का संघर्ष के रूप में सत्ता में आना चाहिए, उसकी समझ रहे हो ना, उसके एवज में सत्ता में आना चाहिए, उसकी वजह सत्ता में आना चाहिए, है ना, बार बार, क्योंकि वो संघर्ष था। लेकिन अब कांग्रेस के लोग वोट करने लायक है कि नहीं है? बहुत लोकतांत्रिक व्यू था उनका, बहुत लोकतांत्रिक नजरिया था किसका? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी ने ये सजेशन दिया था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कि जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी आपने और पूर्ण स्वराज मिल गया, तो अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अरे बापू ऐसे कैसे, मतलब खड़ोगी की लड़ाई लड़े, है ना, अब देश का संविधान बनाने की बारी आई है ना, देश में अपने लिए कानून लिखने की बारी आई है, हम ये शक्ति ऐसे ही किसी को और कैसे दे दें? क्या मेरी बात समझे? तो उनका ये व्यू था, महात्मा गांधी का ये अलग व्यू था थोड़ा सा, कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और कांग्रेस को एज ए राजनीतिक पार्टी खत्म करना चाहिए, एक सामाजिक दल के रूप में या सामाजिक एसोसिएशन के रूप में चल सकती है। लोक सेवा दल बोला था शायद। क्या मेरी बात क्लियर है? कि इस तरह का सेवा संगठन बना के वो काम करती रहे, लोग की सेवा करती रहे, मूवमेंट चलाती रहे, राजनीति में पार्टिसिपेट ना करे। ये किसका व्यू था? महात्मा गांधी का। तो इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समझ रहे हो ना गांधी जी? अलग स्तर पर पहले होगी लड़ाई, उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज मिल गया, अब खत्म करो सबको, ठीक है? तो क्या ये बात सबको अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी, ऑफकोर्स नहीं अच्छी लगने वाली बात है कि हम तो 60 साल लड़े, है ना, 27 साल 28 साल कहाँ रह गए? जेल में रह गए, पूरी जवानी जेल में बिता दी। मेरी बात समझ में नहीं है? और एक बार खतरा भी तो था, केवल ये मत सोचिए, खतरा भी था थोड़ा सा कि देश में लोकतांत्रिक हितों को समझने के लिए ये लोग जो ज्यादा संघर्ष किए हैं वो लोगों के बीच में गए हैं, तो देश में आजादी का महत्व, अधिकारों का महत्व, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्व बाकियों से ज्यादा पता है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हो? तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनका हक तो था ही था। तो लोगों ने इस बात पर महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था, केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, छोटे लिख लो, कांग्रेस का गठन जल्दी लिखो, केवल स्वतंत्रता के लिए, केवल स्वतंत्रता के लिए किया गया था और अब इसे राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, केवल एक सामाजिक संगठन के रूप में सेवा करनी चाहिए। केवल एक सामाजिक संगठन के रूप में सेवा करनी चाहिए। हो गया इतना? कोई समस्या तो नहीं है ना? देखिए, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, ठीक, स्पीड बढ़ाइए। बता रहा ना 6 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, बोला था ना, कर रहे हो? करना स्टार्ट करो, 6 मिनट में स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? अब एक क्वेश्चन सन 2014 में आया था यूपीपीसीएस से, हालांकि इसका बड़ा खंडन भी हुआ है कि अपने देश के संविधान को अपनाया गया, एडॉप्टेड संविधान कह सकते हैं, तो उसमें लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने माना है कि हाँ कहा जा सकता है। क्या मेरी बात समझे? हालांकि उसके बाद इसका काफी विरोध भी हुआ कि पूरी तरह से कहाँ अपनाया गया, अब बहुत सारे डिबेट हुए, ऐसे ही नहीं कॉपी पेस्ट हो गया है, कहीं और का संविधान उठाकर ऐसे ही नहीं सारे अनुच्छेदों को कॉपी पेस्ट कर दिया, काफी डिबेट्स किए गए, काफी ज्यादा तर्क वितर्क हुआ है, काफी विमर्श हुआ, काफी वाद विवाद हुआ है। उसके बाद जो ऐसे प्रावधान लगे कि उन्हें शामिल करना चाहिए, उन्हीं को शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी इसे अपनाया गया संविधान बोला जाता है।
क्या मेरी बात सुन रहे हैं? नोट करिएगा, इस बात को लिखिएगा। लिखिए, यह संविधान सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। यह संविधान सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। साथ ही साथ भविष्य की संभावनाओं और बदलते परिदृश्यों के अनुरूप परिदृश्य समझ पाते हैं? मतलब जो हालात आगे चल के बदल सकते हैं। हमेशा एक ही हालत रहेंगे क्या? आज 1947 के हालात है देश में नहीं है, तो बदलते परिदृश्यों के अनुरूप ढलने में सक्षम है। बदलते परिदृश्यों के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ब्रैकेट में लिखेंगे संवैधानिक संशोधन। ब्रैकेट में लिखेंगे संवैधानिक संशोधन। बदलते परिदृश्य में कैसे हो जाएगा? हमारे देश के संविधान को ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक समझते हो? जीवन ऑर्गेनिक। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? ये तो डॉक्टर जी क्या होता है? केमिस्ट्री और हिंदी में कार्बनिक तो कार्बनिक नहीं बोलते और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन इसे कार्बनिक तो नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिक जरूर बोलते हैं। जीवन जरूर बोलते हैं। बताओगे क्यों? इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक। आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑर्गेनिक, हिंदी में बोलेंगे जीवन है। क्यों जीवन है बताओ? सांस ले रहा है, समय के साथ इसमें बदलाव हो रहा है। नहीं, इस बारे में बात नहीं करनी। स्नातन हाइड्रोजन की बात नहीं रही वहाँ पर, बहुत दिमाग लगाओ सर। वो समय के साथ बदलता रहता है। हाँ, जीवंत चीज की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? क्या आप लोग जीवित हैं? सारे जीवित लोग हाथ उठाइए। तुम शोर आप जीवित नहीं है? जीवित होने में शर्मिंदा बड़ी कौन सी बात है? सारे लोग जीवित हैं। क्या आप में बचपन से लेकर अभी तक कुछ विकास हुआ है ना? कल्पना का विकास हो चुका है, दिमागी विकास, इमोशनल विकास, भावनाओं का विकास है ना? शरीर भी पहले से बढ़ गया है। क्या मेरी बात नहीं? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो जीवन चीजों में पाई जाती है कि उसमें क्रमबद्ध विकास की, एवोल्यूशन की क्षमता होती है। क्या मेरी बात समझ? क्रमिक विकास की क्षमता होती है। यह बहुत बड़ी फीचर है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। किस चीज में पाई जाएगी? ये पंखा बढ़ जाएगा 10 साल बाद क्या है? और तुम्हें यहाँ पर जितनी भी चीजें थी कुछ बढ़ जाएंगी? जीवन चीजों को बदले नहीं बढ़ जाएगी। अगर कोई अलग से एक्ट करे तो अपने आप तो नहीं बढ़ेगी, आपको बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ? कौन बढ़ सकता है? तुम बढ़ सकते हो और खा भी। क्या मेरी बात समझ? 10 साल बाद और चेंज हो सकते हो, है ना? तो हमारा जो संविधान है वो जीवंत है। और जीवंत क्यों है? क्योंकि वो लगातार बदला जा सकता है। उसमें क्रमिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। और वो संभावनाएं प्रदान कौन करता है? संविधान के संशोधन। अपने आप थोड़ा ना चेंज हो जाएगा कि आज आर्टिकल 1 लिखा है, कल ऐसे पढ़ो कुछ और हो जाएगा। अपने आप तो नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा? उसमें कुछ संविधान में संशोधन किए जाएंगे तो बदला भी जा सकता है। क्या मेरी बात समझ? और बदलते परिदृश्यों वाली बात क्यों? क्योंकि क्या सन 1950 में जिस तरह के हालात थे, क्या जिस तरह की सिचुएशन थी, क्या आज भी वही सिचुएशन है? क्या 100 साल बाद वही सिचुएशन रहेगी? एक एक्ट होता है आईटी एक्ट 66A, नाम सुना है? नोट करो नहीं, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट 66A किस बारे में होता है? आपने फोन में किसी बदतमीजी कर दी, मेरी बात समझ? तो उस पर उदाहरण पे आईटी एक्ट 66A। अब ये बताओ, क्या जवाहरलाल नेहरू सपने में सोच सकते थे किस तरह की कोई अनुच्छेद ऐड करने की जरूरत है? क्या उनके समय मोबाइल फोन था?
जवाहरलाल नेहरू का व्हाट्सएप नंबर क्या था? ईमेल क्या था पता है? फेसबुक चलाते थे, इंस्टाग्राम पर रील बनाते थे, नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया उस समय अवेलेबल नहीं था। बहुत सीधी सी बात है कि बदलते परिदृश्यों में समाज लगातार विकास की ओर जा रहा है, तो क्या उस समाज को क्या पुराने संविधान के प्रावधानों से निर्देशित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, मुश्किल। मेरी बात सुनाए तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए और कुछ संभावनाएं छोड़ी गई कि आने वाले समय में अगर संविधान में कुछ बदलाव भी करना पड़े, है ना, तो वो नामुमकिन ना हो, उसे किया जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जीवन वाली बात लिखी हो गई, बिल्कुल जीवन वाली बात, है ना। और जीवन है क्यों? क्योंकि संवैधानिक संशोधन, है ना, संविधान में लगातार किसी तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। आपको पता है एक चीज मैंने बताई थी शायद आपको कि भारत से तो वही बात है। जब यूएसए का संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया ऑल मैन आर इक्वल। 1776 को जुलाई को यूएसए ने इंडिपेंडेंस समझते हो, स्वतंत्रता, है ना, हासिल किया। 1779 या 1780 तक उनका संविधान लिखा गया, लागू हो गया। उस समय 1780 से बहुत पुरानी बात है ना, काफी टाइम दो थे। तो उसमें जो बात लिखी उसमें लिखा ऑल मैन आर इक्वल। क्या लिखा? ऑल मैन आर इक्वल। क्या आज के समय में आप उस बात से सहमत हो? केवल इतना लिखा पर्याप्त है? नहीं, उसमें और भी क्या लिखा जाना चाहिए? सभी ऑल ह्यूमंस होना चाहिए, सभी लोग बराबर है, केवल सभी पुरुष बराबर नहीं है। क्या मेरी बात समझ? तो दिक्कत तो नहीं है ना? यही चीज यूएस के संविधान से कॉपी हुई थी यूएन के चार्टर में, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, जिसे लिखा जा रहा था सन 1945 में। तो भारत का प्रतिनिधि काफी विरोध करता है, वो कहता है, हंसल मेहता या हंसल मेहता कुछ नाम होते हैं, हंस मेहता मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भारत के प्रतिनिधि होते हैं जो भारत को यूएन में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, समझ रहा है ना? यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि होते हैं। तो वो इस चार्टर में जो ये बात लिखी रहती है, इसका बहुत विरोध करते हैं। क्या विरोध कर रहे होते हैं? कि आप जो पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं यूएस की चीजें, है ना, उन्होंने लिखा ऑल मैन आर इक्वल, तो ऑफ भी ऑल मैन लिख रहे हैं। मेरी बात नहीं, इसमें महिलाएं कहाँ है? ऑल मैन आर इक्वल तो महिलाएं कहाँ गई? महिलाओं को और बाकियों को छोड़ दिया आपने, आधी हमारी को हटा दिया इससे। क्या मेरी बात क्या वो बराबर नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उसे एडिट किया गया, उसमें लिखा गया ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। मेरी बात समझ आ गई? सभी व्यक्ति बराबर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस तरह की एडिटिंग अभी तक यूएस के संविधान में हो नहीं पाई है। बड़ी बात, क्योंकि वहां पर संवैधानिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि रिजिडिटी ज्यादा है। रिजिडिटी क्या होता है? यानी कि संविधान के संशोधन बड़े आराम से संविधान को चेंज नहीं कर सकते, जबकि अपने यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है ना? फ्लेक्सिबिलिटी हमारे यहाँ, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी दोनों है। इसका क्या मतलब समझ लेते हैं? हमारे यहाँ संविधान के संशोधन अगर कोई बहुत जरूरी बात है जो कि संविधान के उद्देश्य प्रस्ताविका में जो मूल लिखे हुए थे, जो दर्शन लिखे हुए थे, है ना, उनके खिलाफ जा रही है, तो हम बड़े आराम से संविधान के उस प्रावधान को बदल सकते हैं। क्या मेरी बात सुनाई? इसीलिए यूएस का आर्टिकल, यूएस पता है ना, यूएस काफी बड़ा कंट्री है। कितने स्टेट है यूएस में? 50, 51, कितने? 50 स्टेट्स है ना, 50 राज्य। किसमें? अमेरिका में, पता है ना? और कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनके संविधान में? कितने आर्टिकल्स हैं? बहुत कम। कितने? बहुत कम तो है, आधा पौना सवा कितना? हाँ, 7 आर्टिकल है। 45 से 50 पेज में 7 आर्टिकल लिखे केवल, है ना? और 50 राज्यों का देश है और एरिया में भी छोटा नहीं है, बड़ा। मेरी बात नहीं? हमारे यहाँ कितने राज्य हो? 28, 27, 28 होते सही रहता है हमेशा। कुछ जम्मू कश्मीर को उधर कर दिया तो कुछ मामला गड़बड़ आता है। मेरी बात समझ नहीं है? लद्दाख को यूनिट टेरिटरी बना दी, ठीक है? तो अपने यहाँ कितने राज्य? 28 राज्य हैं। मेरी बात समझ रही है? और ओवरऑल आर्टिकल्स कितने हैं? कितना? 395 तो जब लिखे गए तब थे। अभी कितने हैं? 450, करीब 465, करीब 465 आर्टिकल। वो तो 7 आर्टिकल में काम चला रहा है।
हमने अलग रामायण लिखी पूरी, समझे, 465 आर्टिकल्स की पूरी किताब लिखी पूरी। नहीं समझे बात? क्यों लिखी है पता है? क्या कारण? क्योंकि उनके यहाँ राज्यों का अलग संविधान है, हमारे यहाँ राज्यों का अलग संविधान नहीं है। तो राज्यों के जो प्रावधान है उन्हें अलग से बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें अलग से चेंज करने की कोशिश की गई। वहां पर राज्यों की स्वायत्ता थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी भी काफी ज्यादा। मेरी बात सुने? और अपने यहाँ राज्यों की स्वायत्ता काफी कम है और इसीलिए राज्यों के लिए अलग संविधान का प्रावधान नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है? और अपने यहाँ अमेंडमेंट कितने हो गए? अभी संविधान को लिखे कितने साल हो गए? जोड़ पाते हो तो जोड़ना बताना वहाँ पर तो 75 साल है। हमारे बात में चली जाए 70 ऐसे जोड़ लिया नहीं? चलो हाँ 75 साल हो गए, चलो सपोज 75 साल हो गए लगभग। और कितनी बार अमेंड हो चुका है? कितने संविधान से शुरू हुआ है? बताइए चुका हूँ 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं लगभग। मेरी बात सुनाए? और वहां पर कितना पुराना संविधान जोड़े जरा, क्या पता हुआ है? तो 1780 मान लो चलो, और 2020 कितना साल हो गए संविधान को? 250 साल है। हम 75 साल पुराने हैं, वो कितने साल पुराने हो गए? चलो जोड़ के बताओ, जोड़ बैठते हो 200 1780 हाँ 250 240 250 साल पुराना हमारा संविधान। 75 साल पुराना संशोधित हो गया 106 बार। उनका संविधान 250 साल पुराना संशोधित हुआ है केवल मात्र गिनकर 10 बार 15 बार, 10 से 15 बार संशोधन। मेरी बात समझ? नहीं बात समझ? सुना? यानी कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में बदलते परिदृश्यों को, है ना, उनके अनुसार बदल जाने की क्षमता है, ज्यादा क्षमता है। क्या मेरी बात समझ? इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संविधान ही चेंज कर देंगे, लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा था लगातार संविधान पे आक्रमण हो जाते, ऐसा पूरा संविधान बदल दें, कभी हम बात करेंगे उसके बारे में, है ना। लेकिन उसमें एक सीमा लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा लगाई, आपको पता ही है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, भविष्य की संभावनाओं को लेकर चल रहा है। कैसे लेके चल रहा है? क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान में लिखे हुए अनुच्छेद को बदला जा सकता है। उसके आर्टिकल 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के प्रावधानों को संसद के मेजॉरिटी से बदला जा सकता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? अब वो किस तरह की मेजॉरिटी हम बात करेंगे, परेशान मत होइए, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनके यहाँ कितना मुश्किल है बदलना भाई, 250 साल हो गए, है ना। इतने में तो समझ रहा होगा, 250 साल बहुत पुराना टाइम हो गया, ठीक है। बाबा के बाबा पता नहीं कितना देंगे, पर बाबा के पर बाबा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ नहीं? तब से वही संविधान चल रहा है, 15 से 20 बार भी कुल मिला के संशोधन नहीं हुआ है। और अगर संशोधन होता भी है तो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसमें संशोधन नल कर देती है। या उनका जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, उसके तहत क्या करते हैं, संशोधन को हटा देते हैं। क्या मेरी बात? उन्हें संशोधन की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग संविधान भी है, और यहाँ पर बहुत सारे संशोधन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक ही संविधान में बहुत सारे राज्यों के प्रावधान भी समेटे हुए। आपने सुना होगा कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान कौन से आर्टिकल में था? कश्मीर के लिए स्पेशल प्रावधान कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 1 या अनुच्छेद में था? आर्टिकल्स में था 35A और 370। हाँ वेरी गुड, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। समझा? तो अलग अलग राज्यों के बारे में तो बात करनी ना हमारे उसमें, हमारे संविधान में अलग अलग राज्यों के बारे में कुछ बातें करनी, जिसकी वजह से आर्टिकल्स बढ़ गए। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और हो सकता है आने वाले टाइम में और करें, हो सकता है आने वाले टाइम में और करें। राज्यों को भी तो अधिकार देने पड़ेंगे ना कुछ, लेकिन राज्यों को इतना अधिकार नहीं दे सकते कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए, क्योंकि अगर खुद बनाएंगे तो हो सकता है कभी अलग होने की बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात सुने? और किसी भी राज्य के लिए, हमारे राज्य के लिए, भारतीय गणराज्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी एक बात बताई थी मैंने आज के 1 हफ्ते 10 दिन पहले, संप्रभुता, ठीक है, समझ में एक वैल्यू है सबसे ऊपर है। एक और चीज सबसे जरूरी, अखंडता, है ना। अखंडता, एकता किसी भी हालत में, किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय
नहीं होने चाहिए, खत्म नहीं होने चाहिए। आपके लोकतांत्रिक मूल खत्म हो गए, ठीक है, चलेगा। गणराज्य का जो स्ट्रक्चर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का थोड़ा चेंज हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। मेरी बात में कलेजियम सिस्टम जो जिससे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं, कलेजियम सिस्टम वो चेंज हो गया। एनजेसी आ गया, कुछ नया सिस्टम बना रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया अभी। लेकिन मान लो अगर वो चेंज भी हो जाता तो वो भी चलता। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन क्या नहीं चलेगा? देश की अखंडता या एकता से किसी भी तरह का समझौता। मेरी बात सुन रहे हैं? और देश को खंडित होने का बहुत ज्यादा आसार था उस समय तो बहुत सारी रियासत भारत का भाग ही नहीं बनना चाह रहे थे। पता ही होगा आप लोगों को, त्रावणकोर वगैरह नाम सुने? जूनागढ़ का नाम सुने? त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जोधपुर, मणिपुर, है ना, इनमें से कई सारी रियासतें थी जो भारत का भाग सीधे तौर पर नहीं बनना चाह रही। बहुत सारी शर्तें लोग मांग रही। मेरी बात सुने कि नहीं है? ऐसे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता छोड़ना किसी को सुरक्षित कर देगी, बहुत सारी शर्तों की डिमांड कर रहे। तो बहुत मुश्किल से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, बहुत मुश्किल से साइन किया। उसमें भी अगर राज्यों को अलग संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे तो क्या इस बात की संभावना नहीं बढ़ जाएगी कि वो अपने लिए अलग देश की डिमांड करने लगे? धीरे धीरे बढ़ जाएगी ना। और प्रमुख हमारे लिए क्या है? देश की एकता और अखंडता, इसीलिए राज्यों के पास बहुत सीमित अधिकार दिए गए। इस तरह कम से कम संविधान को अलग संविधान का अधिकार दिया गया। क्या मेरी बात सुनने आ गई? इसमें कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, नोट करना स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा, ये लिख दिया ना? इसीलिए लिखिए, एक चीज और लिखिएगा, चूंकि या विभिन्न, क्योंकि या विभिन्न अन्य देशों के संविधान और दृष्टिकोण, क्योंकि या विभिन्न देशों के संविधान से दृष्टिकोण और सिद्धांत अपनाता है, इस प्रकार इसे दृष्टिकोण अपनाता है, इस प्रकार इसे अपनाया गया संविधान कह सकते हैं। इस प्रकार से ये किताबें कौन सी किताबें? सबको पता है। ये किताब के बारे में बहुत सारे रिव्यूज है टीचर्स के, मेरे और बहुत अच्छे टीचर्स के। मेरी बात सुन रहे? लेकिन तो न्यूज दे रहे हैं इसे पढ़ने के बाद। कोई बोलेगा अच्छा है, कोई बोलेगा खराब, कोई बोलेगा इंग्लिश सबसे बेस्ट है, कोई बोलेगा अच्छी है कि दूसरी गलत है। मेरी बात सुन रहे? कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं ना तब पढ़ने के बाद। और कई बार देखा होगा आपने कि पढ़ने के बाद जो अच्छे रिव्यूज होते हैं वो यहाँ पर किताब के पहले दूसरे पेज भी रहते हैं। देखा कई बार कई सारे पुस्तकों में क्या होता है, जो रिव्यूज होते हैं, समीक्षाएं होती हैं, वो यहाँ पहले दूसरे पेज पर यहाँ पीछे लिखी होती है। क्या मेरी बात सुन रहे? तो ठीक उसी तरह हमारे संविधान को पढ़ने के बाद कुछ समीक्षा लिखी गई। ठीक है, हमारे संविधान को पढ़ने के बाद जो उस समय के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे थे, जो राजनीतिक और सिद्धांतवादी रहे थे, ठीक है, उन्होंने कुछ अपने व्यूज हमारे संविधान को पढ़कर लिखे। ठीक है, तो वो व्यूज हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, कौन से राजनीतिक विचारक का क्या मत। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट करेंगे। इनमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है आइवर जेनिंग्स। नोट करिएगा, आइवर जेनिंग्स हमारे संविधान के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में नोट करते हैं। आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने
भारतीय अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को भारतीय अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, आपको एक बार बात समझ में आ गया तो वो लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली लाइन क्या है। आपको ये समझ में आ गया कि आइवर जेनिंग्स ने एक तरह का नकारात्मक कमेंट किया है भारतीय संविधान को लेकर। क्या बोला है कि इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार कम नहीं किए गए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा एक और संविधान समीक्षा है, उनके बारे में लिखेगा ग्रैनविले ऑस्टिन। सेकंड लिखेगा ग्रैनविले ऑस्टिन। ग्रैनविले एक शब्द, फिर अगला शब्द ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान और संविधान सभा की समीक्षा करते हुए भारतीय संविधान और संविधान सभा की समीक्षा करते हुए कहा है डैश करके लिखिएगा, संविधान सभा कांग्रेस थी, डैश करके लिखिएगा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ठीक है, अब ये उनका व्यू है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वही अधिकतर संविधान सभा में भाग बन गए, है ना। लेकिन यह लोग जो कांग्रेस में आए हैं ये किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग, किसी एक भाषा के नहीं है। यह अलग अलग समुदायों, अलग अलग वर्गों, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या मेरी बात सुने? तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी बात सही है कि कांग्रेस ही एक तरह से भारत है ना, ये उनका व्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। और संविधान सभा में मेजर, अब बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, कोई प्रस्ताव पास होना है और वीटो पावर का तो हिसाब किताब है नहीं उसमें। कोई प्रस्ताव पास होना है, अगर मेजॉरिटी लोगों में, अगर मान लो 70% लोग या 80% लोग कांग्रेस के हैं और वह प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने उसे पास कर दिया, तो क्या उन 20% लोगों के व्यूज का कुछ मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा असल में हुआ नहीं है, ठीक है, हालांकि ऐसा असल में हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? भले ही वो 20% हो, 25% हो, उनके भी व्यूज को, उनके भी दृष्टिकोण को सुना गया है, समझा गया है। क्या मेरी बात समझ? लेकिन फिर भी यह आरोप भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो संविधान सभा थी हमारी, वो मुख्यतः कांग्रेस थी और कांग्रेस के सदस्य जो चाहेंगे वो पास करा लेंगे और जो नहीं चाहेंगे, जो उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। तो यह देखते हुए या समझते हुए कई बार ऐसे भी कांग्रेस सदस्यों को कमिटीज यानी कि समिति का हिस्सा बनाया जाता था, कई बार ऐसे भी सदस्यों को समितियों का हिस्सा बनाया जाता था जो कि कांग्रेस के सदस्य नहीं। क्या मेरी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, जैसे भीमराव अम्बेडकर आपको पता होगा, है ना, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को दिखाते थे, ठीक है, वो डायरेक्टली कांग्रेस के नहीं थे। ठीक है, इसी तरह और भी लोग थे जो, ये चीज आप पहली बार जब गवर्नमेंट बनी ना उसमें भी देखोगे कि नेहरू एकदम अलग तरह के प्रधानमंत्री हुए हैं। इन्होंने अपनी कैबिनेट में अगर 8 या 10 पोस्ट खाली है तो 4 या 5 पोस्ट ऐसे पार्टी के व्यक्तियों को दी है जो कांग्रेस के नहीं।
अपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। क्या मेरी बात समझ? उनकी बहुत अच्छी लोकतांत्रिक कह सकते हो, उनका दृष्टिकोण है जो भी था, ठीक है। उन्होंने ये अप्रोच लेके चलाया कि कैबिनेट नॉर्मली क्या होता है, कैबिनेट जो बनेगी, मिनिस्टर जो बनेगी, कौन बनेगा? जीती हुई पार्टी के लोग बनेंगे। क्या मेरी बात समझ? कभी हारी हुई पार्टी के लोग को देखते हो कि बन गया? नहीं होता है ना। लेकिन मेजॉरिटी में आने के बावजूद जो पहली सरकार बनेगी, है ना, उसमें कैबिनेट स्तर पर 4 से 5 ऐसे लोग रहेंगे जिनका कांग्रेस से, जिनका ये कांग्रेस से संबंध नहीं था, वो अलग बात है। कांग्रेस की जो अगेंस्ट है उन्हें भी जगह दी। यह लोकतांत्रिक प्रगति थी उस समय की, जो नेहरू ने जिंदा रखने की कोशिश की। क्या मेरी बात नहीं? इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक विरासत, इसी को प्रेजर्व करने की बात होती है कभी कभी। क्या मेरी बात क्लियर? कि आज के टाइम में कभी हो सकता है क्या कि कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ो, है ना, यहाँ तो घर खाली करवाए थे। मेरी बात समझ? लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ऐसी पार्टी के लोगों को दिया जाना जो हारी हुई पार्टी, भले वो जीते हुए लोग हैं लेकिन पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी और ये लोकतांत्रिक विरासत का हिस्सा मानी जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? संविधान सभा की बात समझ आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइवर जेनिंग्स का बात पूरा हो गया, याद रहेगा ये आइवर जेनिंग्स और ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन को आगे चलकर पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है ना। उनकी किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख लिया? चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये बात हमने लिखवाई हुई है, हालांकि फिर से लिखवा दो पूरा, लिखिएगा, लिखिए, एक और पार्ट लिख लीजिए। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए। पर उनके लिए विकल्प खुला रखा गया। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया, जिस पर B.R. अम्बेडकर का मत था, डैश लिखोगे, जिस पर B.R. अम्बेडकर का मत था, डैश। यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक बात हमने कैबिनेट मिशन के टाइम पे छोड़ी थी, मैंने आपको कहा था, बताऊंगा अभी, वो शायद रह गई है। कैबिनेट मिशन के टाइम पे मैंने आपको यही बताया था कि वो उसमें सदस्य थे, ठीक है। तो ये बात कि कैबिनेट मिशन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिशन बना था, या आगे जो टास्क फोर्स बना सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बना सकते, ठीक है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सदस्य कौन कौन से सदस्य नहीं थे, ठीक है। नोट करोगे, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, इसमें 3 सदस्य थे।
सदस्य थे, 30 सदस्य, या ऐसे लिख लो त्रिसदस्यीय जैसा भी सही हो, ठीक है। देखिए 3 मेंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। कौन कौन से मेंबर है देखोगे, पहला स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स याद है, इन्हीं के नाम पर स्पेशल पढ़ा है, इससे पहले से आया था, ठीक है। लिखोगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा लिखोगे A.B. अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर। तीसरा लिखोगे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। उसमें मत जाओ, सही लिखा है पैट्रिक लॉरेंस, उसने क्लिक लिख रही हो, उसमें पैट्रिक लिखा हुआ है, वो नहीं लिख पाते ना हिंदी में, किसका कैबिनेट मिशन क्रिप्स के द्वारा ही हेडेड है। ऐसे तीनों ही हेड थे, ऐसा कुछ वो नहीं है ना, तीनों ही हेड है। आपको मेंबर्स की संख्या आ रखी है। असल में ये लाया क्यों गया था, ताकि संविधान सभा की स्थापना हो और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो बार बार प्रावधानों को लेकर आपस में, है ना, क्या कह सकते हैं, कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तो एक सहमति पर आ जाए और एक संविधान सभा की स्थापना हो, जिससे 2 राष्ट्रों का निर्माण हो सके, 2 राष्ट्रों के संविधानों का निर्माण हो सके। मेरी बात में ये नाम इंपॉर्टेंट है कि इसमें कभी कभी कुछ इंग्लिश नाम और डाल देंगे, विलियम वुड्स का स्पेशली, है ना, या किसी और का मैक्स मूलर वगैरह डाल देंगे, तो आप समझ जाओ कि इसमें यही 3 मेंबर्स थे, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। अच्छा नहीं, हम तो उस पर पढ़ते हैं, कितना टाइम हमारे पास, अभी टाइम हमारे पास, चलिए ठीक है। अब संविधान सभा, देखिए संविधान सभा के पास बहुत सारे काम थे, और काम कब होता है, जब उसे प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया जाए। मेरी बात में, जब काम को विभाजित कर दिया जाए अलग अलग लोगों में, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, जो उस मामले की जानकार। क्या मेरी बात में, तो संविधान सभा के पास संविधान बनाने का कार्य है, लेकिन अगर सारा काम, सारे आर्टिकल सब लोग मिलकर लिखेंगे तो लिखा जाएगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ऐसे में क्या किया गया, कई सारी समितियां बनाई, ठीक है, और उन समितियों के अंदर प्रावधानों पर चर्चा हो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उन्हीं कुछ समितियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये भारतीय संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात कर चुके हैं थोड़ा सा, है ना, उसमें सदस्यों की संख्या के बारे में बात हो चुकी है। लिखिएगा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण समितियां। पहला लिखिएगा प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सदस्यों के बारे में नहीं लिखवा रहा, लिखवा चुका एक बार, ठीक है। पहला लिखिएगा प्रारूप समिति, कौन अध्यक्ष है इसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा लिखिएगा संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष डैश जवाहरलाल नेहरू। तीसरा लिखिएगा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। चौथा लिखिएगा प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान, प्रांतों का संविधान, किससे अब तो प्रांतों का संविधान दिखाया जाता है उस समय, लेकिन जब तक संविधान लागू नहीं हो रहा है तब तक प्रांतों में अपना अपना जो संविधान पहले से अंग्रेज बना के गए थे वो चल रहा है। क्या मेरी बात सुनाई? और कुछ प्रावधान ऐसे हैं
जो प्रांत की विशेषता को लेकर लिखे गए हैं और कहाँ पर अपने मुख्य संविधान का हिस्सा बनाया जा सके, है ना, उसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो वो प्रांतीय संविधान समिति के अंदर आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला लिखोगे, राज्य समितियों पर सलाहकार समिति। राज्य समितियों पर सलाहकार समिति, राज्य समितियों पर सलाहकार समिति। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा एक लिखोगे, प्लानिंग कमेटी, नियोजन समिति। प्लानिंग कमेटी या नियोजन समिति, अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं, है ना, इसीलिए नोट करवा रहा हूं। नोट कर लिया इतना। क्या हमने मौलिक अधिकार समिति पढ़ ली है? क्या हमने ये जान लिया है कि उसमें 2 उप समितियां थी? मौलिक अधिकार, कोई समिति का नाम तो मौलिक अधिकार समिति नहीं था, क्या था? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, है ना, पिछड़ा वर्ग समिति। ठीक है, तो लिखिए मौलिक अधिकार समिति लिखिएगा। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद है लिखवाया था उप समितियां थी। मौलिक अधिकार समिति, अगर केवल ये पूछ रहे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे तो वल्लभ भाई पटेल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला नोट करिएगा, न्यायिक समिति। ये मैं लिखवा चुका हूं, उससे आपको नहीं लिखवा रहा, इससे खर्च की टीशा वगैरह उसमें लिखवाया था। देखिएगा न्यायिक समिति, न्यायिक समिति अध्यक्ष कौन है? बनेगा नरसिंह राव, BN राव। इन्होंने ही पहला मसौदा, पहला ड्राफ्ट इन्होंने ही तैयार किया और इन्हें कानूनी सलाहकार के रूप में रखा गया था, बताया था इस बारे में, है ना। ठीक है, अगला नोट करिए, संविधान सभा सचिवालय समिति। संविधान सभा सचिवालय समिति, सचिव है इसके HVR अयंगर, HVR अयंगर। अंतिम नोट करिएगा प्रांत समिति, अंतिम नोट करिएगा प्रांत समिति। अध्यक्ष है GV मावलंकर, अध्यक्ष G.V. मावलंकर, GV मावलंकर। जल्दी से एक क्वेश्चन, GV मावलंकर और किससे जाने आपको? नाम सुना आपने? आप देख कर आएंगे के बारे में क्वेश्चन नोट करिए, एक होमवर्क नोट करिए। GV मावलंकर, ठीक है, इसके बारे में देख के आ रहे हैं, तो दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब हमने संविधान सभा वाली सारी बातें लगभग कंप्लीट कर ली हैं। जब संविधान लिखा गया तो आपको सबको पता है कि अपनाया गया संविधान है, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अनुच्छेद जगह जगह से लिए गए हैं। ना केवल अन्य विभिन्न देशों के 7 संविधानों का स्टडी किया गया, साथ ही साथ जो प्रांतीय संविधान बने हुए हैं, जो प्रांतीय प्रावधान बने हुए हैं और जो पुराने एक्ट बने हुए हैं, क्या नहीं बात समझ रही है? जो पुराने एक्ट बने हुए, जो ब्रिटिश काल से बने हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा होगी। क्या मेरी बात नहीं कि उनमें अगर कुछ अच्छी चीजें हैं तो कौन सी उन्हें किस रूप में रखा जा सकता है? तो आपको पता ही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे नियमों का संकलन था। उन सारे नियमों का संकलन था जो उसके पहले प्रैक्टिस किए जा रहे थे। क्या मेरी बात समझ? चाहे अध्यक्ष संबंधी हो, चाहे गवर्नर की जो भी हस्तक्षेप की ताकत होती है उससे संबंधी हो, बहुत सारे नियमों और प्रावधानों का संकलन दोबारा से कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 वाले। तो इसके बारे में बात हम कर चुके हैं। तो अगर आपसे पूछेगा किस पर बेस्ड था और पुराना सामने आ रहा है ना, तो आप लिखेंगे भारत शासन अधिनियम। मेरी बात सुनिए, भले ही उसके पहले भी आया हो, वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, परेशान मत होइए, है ना। अगर कोई पुराने एक्ट में कोई प्रावधान था और उसे भारतीय संविधान में लाया गया है तो उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है
कि उसे भारत शासन अधिनियम 1935 में एक बार और रिपीट किया तब उसे लाया। क्या मेरी बात क्लियर है? कई बार भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट को ही संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। ब्लूप्रिंट समझते हैं क्या होता है? प्लानिंग आज तुमने ऐसा आंसर दिया है कार्बन वाला, क्या है इसका? और बताओ। हाँ वेरी गुड। ब्लूप्रिंट क्या होगा? ब्लूप्रिंट एक तरह का ड्राफ्ट है ना। किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले एक अंतरिम जो दिया जाता है ना, वो ब्लूप्रिंट होता है। क्या मेरी बात से क्या राइटर्स लोग क्या करते हैं कि पहले एक किताब लिख दी, उसे 2-3 जगह प्रेषित कर दिया, है ना। उससे उसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां हो रही हैं, या अगर कुछ गड़बड़ है उसमें, तो लोगों से समीक्षाएं ले ली और उसके बाद इम्प्रूवमेंट करके एडिशन उतारा, संस्करण उतारा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वो जो पहला एकदम प्री बुक होती है, जो किसी किताब के छपने से पहले होती है, उसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक उसी तरह से जो 1935 का एक्ट था, वो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट था। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे इसे, देखो। पहले तो हिंट डालोगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत लिखोगे भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अब इसे अंडरलाइन करेगा पूरा संविधान का ब्लूप्रिंट, ठीक है। संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगली लाइन लिखेगा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों पुराने अधिनियमों और अन्य कानूनी दस्तावेजों से प्रेरणा ली और अन्य कानूनी दस्तावेजों से प्रेरणा ली जिसका विवरण निम्न है। ठीक है। तो अब देखो प्रावधान तो बहुत सारे लिए गए है ना। तो हम क्या करेंगे, कंट्री में डिवाइड करेंगे, किस कंट्री से क्या लिया जाए। क्या मेरी बात सुने? तो पहला लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, नोट करेंगे। पहला क्या नोट करेंगे? द्विसदनीय संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, अपने संविधान में कॉपी हुआ है, तो ब्रिटिश संविधान नीचे लिखेगा डैश करके द्विसदनीय संसदीय प्रणाली। दूसरा लिखेगा कानून का शासन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ। तीसरा लिखेगा एकल नागरिकता। इस सब के बारे में बात करेंगे प्रशासन के लिए कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। एकल नागरिकता, क्या आपके पास अपने राज्यों की नागरिकता है? क्या आपके पास अपने गांव की नागरिकता है? नहीं है ना। कहाँ की नागरिकता है आपकी? नागरिकता मतलब क्या होगा उससे? क्या मतलब होता है नागरिकता का? भारत देश के नागरिक हैं, मेन निवासी हैं। और क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है? नहीं, निवासी उत्तर प्रदेश।
अच्छा बात करूँगा इस बारे में। नागरिकता वाला प्रावधान पढ़ेंगे अभी, आर्टिकल 5 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल 11 में जब तक जाएगा तब पढ़ेंगे, है ना, नागरिकता के बारे में। नोट कर लीजिए अभी पहले। अगला पॉइंट लिखिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश लॉ। प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश लॉ यानी कि विधि निर्माण प्रक्रिया। नोट कर लिया। अब ब्रिटिश संविधान से ये सब चीजें लिखी, अमेरिकी संविधान का लिखिए जल्दी। अमेरिकी संविधान से लिखिए मौलिक अधिकार, पहला पॉइंट, मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान से। दूसरा लिखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है। तीसरा लिखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग। सीजीआई का लिखिएगा राष्ट्रपति का महाभियोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। एक प्रोसेस होती है, राष्ट्रपति को आप ऐसे नहीं हटा सकते, एक प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 42 में बात करेंगे। इसके बाद लिखिएगा न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन लिख सकते हैं, पुनर्विलोकन लिख सकते हैं, दोनों चीजें सही है। ठीक है, क्या मतलब होता है मुझे बता दीजिए इसका। अब हम कल इस बारे में बात करेंगे, आज लेट हो रहा है, लेकिन बताइए इसमें जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? तो जज के द्वारा जो दिया जाता है क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? नाम सुना है इसका कि नहीं सुना है? नाम सुना है?